जा हट साडी छेड़ न गिटार तेन चढ़ 100 वर्रियां बुखार कदी होवे तेरा बेड़ा न पार पपुआ ओ पपुआ ओ पपुआ ओ पपुआ तंग न कर रॉक स्टार सिंगर अली अजमत से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके घर पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? लॉन्ग टाइम। मेरा गिटार, मेरी बाइक और मेरे फ़ैन, क्या 30 साला फ़ने मौसीकी का यही सिला है या कुछ और भी? अपनी पर्सनल लाइफ में बच्चे मेरे ख्याल से सबसे टॉप पे अब वो हैं, बेटियां 2, एंड पे जाके कहीं मोटरसाइकिल आती है और गिटार कहीं बीच में आ जाता है, और फैंस जो हैं वो ऑब्वियसली ऊपर ही हैं कहीं पे। लेकिन उसके बावजूद कोई 181 गाने हैं जो कि पिछले 30 सालों में गाए हैं। तो कॉन्सर्ट्स पे जाते हैं तो लोग ये कहते हैं वो गाना सुना दे, वो गाना सुना दे। हमने कहा यार वो गाना तो याद ही नहीं है, क्योंकि 180 गानों में 180 गाने याद रखना, कितने याद होते हैं गाने? सही तरह 2-4 ही याद हैं। लहजा और खाने पीने का ज़ौक़ और जायका लाहौरी है। पैदा एबटाबाद में हुए, बहुत सारा वक्त कराची में रहे, तो क्या अब मिक्स हो गए हैं या लाहौरी रंग ही नुमाया है? ख़ास से मैं 3 साल का था या से थोड़ा सा छोटा था जब हम लाहौर आ गए थे। पढ़ाई लिखाई यहीं पे की, सारी जो कॉलेज वॉलेज और स्कूल वगैरह, वो जो उस ज़माने में तो कोई ख़ास पढ़ा नहीं। फिर जुपिटर्स एक ग्रुप था, उसमें शमूलियत हासिल की और फिर कोई 1.5 साल वहाँ पे कुछ पैसे कमाए और अपने पैसों से ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चला गया। वहाँ जाके कुछ थोड़ा सा दिमाग खुला कि अपने आप को बड़ा स्मार्ट समझते थे, लेकिन जब दुनिया में बाहर गए तो पता चला कि हमें तो कुछ भी नहीं पता। तो वो फिर एक शौक़ पैदा हुआ कि भाई तालीम नहीं, नॉलेज चाहिए। ज़्यादातर ज़िंदगी बेफिक्री में गुजारी। कराची में मैंने आपको देखा, कनटुट्टा भी अपने आप को आप कह लेते थे। क्या बेटियों की पैदाइश से आपकी सोच में कुछ फ़र्क आया? पहले मैं कहता था 100%, लेकिन अब मैं कहता हूँ 500%। ज़िंदगी को एक मकसद मिल गया कि ये जो जान दुनिया में आ गई है, इसको तो इतना कुछ प्यार देना है, और जो कुछ आपके पास है। बेटियां मेरी मुझे आपी कहती हैं बाबा आपी। मेड्स हैं ना जितनी भी, उनको आपी हैं, आपकी आपी हैं, आपको बाथरूम लेके जाएंगी ये कहती, तो वो कहती नहीं बाबा आपी कराएंगे। जो छोटी बेटी है वो मुझे बाबा बुड्ढे कहती है। आपने शादी भी लेट की, बच्चे भी लेट हुए, तो क्या कभी ये ख्याल आता है कि शादी जल्दी कर ली होती या बिल्कुल ठीक टाइम पे की? जब मेरी पहली बेटी पैदा हुई और जो वो फीलिंग अंदर में रोना नहीं बंद हो रहा था मेरे से। मैंने अपनी बेटी को देखा, मैं रोए जा रहा, कोई इसको क्या हो गया, तो बड़ा पहलवान बने फिरदा है, ए रोई जा रहे हैं। उस वक्त मैंने कहा कि यार ये बहुत बड़ी गलती की है। 42 साल की उम्र में जाके बच्ची पैदा हुई है, ये तो 32 साल पे हो जानी चाहिए थी। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं 30-32 साल पे शादी करने के लिए तैयार भी था। वो सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हुए कि नहीं की, और फिर कहा कि 6 दफ़ा कर, और चलता रहा, और फिर 41 में जाके हुई शादी। फिर ये भी सोचता हूँ कि अगर 32 साल की उम्र में करता तो ये बच्चे शायद मुझे ढूंढते ही रह जाते कि बाप काम करता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, और दिमाग में भी शैतानी चरखे बहुत सारे चल रहे थे। जो ज़िंदगी में कहते हैं ना छुल, आपने तो लफ्ज़ सुना होगा छुल वाला, पंजाब लाहौर में बहुत यूज़ होता है, एनो बड़ी छुल है। तो वो ज़रा काम डाउन हो गया काम। आप और तो बड़े बहादुर, बड़े मुहिमजू, बड़े बेखौफ, और कहाँ इतने नरम दिल हैं कि बच्चों के लिए रोते हैं। चाइना गया था पिछले साल मोटरसाइकिल पे, और जा रहा होता था और हेलमेट के अंदर रो रहा होता था बच्चों को मिस करके। फिर म्यूजिशियन हूँ,
ज़्यादा वक्त मेरा घर में गुजरता है। दफ्तर हमने जाना नहीं होता कि सुबह उठ के बाबा दफ्तर चले गए, बच्चे उठे तो सामने बाबा बैठे होते हैं। तो वो अब कुछ ऐसा इक्वेशन बन गया है, ये बच्चे चीज़ ही ऐसे हैं और ज़िंदगी से भी प्यार हो गया। कभी को उस ज़माने में हम रहते थे तो MQM के साथ हमारे बहुत क्लैश रहा, तो हम उनसे लड़ पड़ते थे। वो हमें धमकियाँ देते थे, हम उनको आगे से 6 धमकियाँ और दे देते थे। और सारे म्यूजिक बिजनेस के लोग जो थे वो कहते थे, भट्ट साहब तुम पागल हो गए हो, वे मार देते ने बंदा, ओए असी नहीं डरते। लेकिन अभी हमें कोई बोल देना ओए तो हम डर जाते हैं भाई, कि वो जिंदगी से प्यार हो गया। वो जिंदगी से प्यार ही नहीं था। तो आपको प्यार में मजा नहीं आता था लोगों को? जब तो बंदा जिंदगी की उन मंजिलों में पहुंचता तो फिर वो पीछे मुड़ के देखता और कहता है कि पता नहीं क्या था यार। लेकिन जो अनकंडीशनल लव है वो तो सिर्फ माँ बाप के लिए और बच्चों के लिए ही होता है। ये तो हमें पता चल गया कि जो हमारी माँ रातों को 1-1 बजे उठ के हमारे लिए पराठे पका रही थी और आलू मेथी ला रही थी, वो प्यार में ला रही थी। मैं कहता मैं नहीं खाना, मैं खा गया, मैं नहीं खाना। वे खा ले, वे खा ले। और वो चली गई तो उसके बाद तड़पते रहे, तरसते हैं कि आए काश वो कहीं से आलू मेथी उसके हाथ की पकी आ जाए। पाकिस्तान में राग मौसीकी के बाबा समझे जाते हैं, पाकिस्तान आइडल के जज भी रहे। ये बताएं कि क्या वाकई जदीद मौसीकी अरूज से जवाल के सफ़र की तरफ गामज़न? ऐसा कहना गलत होगा। मेरे ख्याल से जो बिजनेस मॉडल्स हैं वो चेंज हुए हैं और इसमें मेरे ख्याल से जो म्यूज़िक बिजनेस वाले हैं उनका सबसे बड़ा हाथ है। इन्होंने आर्टिस्टों का बहुत इस्तेहसाल किया। हमारे यहाँ पे ज़िंदगी में कभी भी एक रिकॉर्ड में से हमें 1 रुपया नहीं मिला, कभी पैसे नहीं दिए, कभी भी नहीं दिए। वो इतने नैश लोग थे, बुचर्स हैं वो आर्ट्स को, वो आपके खून पसीने के कमाई को बेचते हैं, आपको 1 रुपया नहीं देते। और हमें खुशी है कि ये इसमें से इक्वेशन में से ही निकल जाए। आपका अंदाज हमेशा से जुदागाना और मुनफरिद रहा है। कभी लंबे लंबे बाल और कभी बाल साफ, कभी क्लीन शेव और कभी बड़ी बड़ी मूछें। क्या ये सब कुछ अपने मूड के तहत करते हैं या फिर मद्दाहों के लिए? मैं ये चीज़ तो क्लियर थी कि हमारे वो लुक्स डिपार्टमेंट में कोई ऐसा काम नहीं है कि जिसके बलबूते पे हम चल सके। तो कराची शिफ्ट हुआ तो मेरे दोस्त हैं तारिक अमीन साहब, तो मैं उसके बाद उसने कहा था मैं तेरे बाल काटूंगा। मैं बाल काट रहे तो बाल काट रहा था तो छोटे छोटे बाल और फौजी स्टाइल काट रहे। तो कहता यार भाई तेरे तो बालों में पगडंडी है। मैंने कहा हाँ यार ये बचपन से ग्रोथ ऐसी है मेरी ना, तो जल्दी गंजा हो जाऊंगा। कहता हाँ तू जल्दी गंजा हो जाएगा कोई। मैंने कहा यार दिल करता है एक दो लंबे बाल रख के देखूं। कहता हाँ रख ले, गंजे तो हो ही जाना तूने। 2001 में उन्होंने कहा भाई अब तो ये जो है ना काम मुझे लगता है ये अब बहुत बुरे गिरे। मैंने कहा इससे पहले के बाल गिरे उड़ा दो। MQM वालों ने हमें एक जलसे पे बुलाया। अब हम उनके साथ बड़ा अरसा उनके साथ कुछ ना क्लैश चल रहा था, तो अल्ताफ हुसैन साहब का फ़ोन आ गया मुझे। अब मेरी सिटी गुम हो गई। उन्होंने कहा जी आपने ज़रूर आना है, हम पहली दफ़ा हमारा गवर्नर बना है और पहली दफ़ा हमारा ना मेयर बना है। मैंने कहा जी ज़रूर। मैं चला गया और किसी ने मुझे देखा नहीं हुआ था क्योंकि मैं 1.5 महीना अमेरिका में रह के आया था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अवाम ने आवाज़ें लगानी शुरू कर दी, गंजा गंजा गंजा। और जड़ी शर्मिंदगी होनी सी ना बाहर इधर भी उधर भी उधर भी, वो एक ही दफ़ा हो गए। तो मैं आई गॉट ओवर इट। मैंने कहा लो जी ये तो अच्छा हो गया। मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैंने माइक्रोफोन पकड़ा और मैंने भी आवाज़ आ चुका थी गंजा सा, हाथ भी फेरा जो इतनी ऊंची आवाज़ में आएंगे वो चुप कर गए। फिर मैंने कोई तकरीर कर दी। वो अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा भाई बड़ी वाह जी वाह ये वगैरह वगैरह। वो कराची को पता चल गया जी 1.5 लाख बंदे को कि भाई साहब ने ना टेंट करा दी। और मुझे एक फ़िल्म के लिए रखी हुई थी, बस वो इस ईद पे इंशाल्लाह वो फिल्म रिलीज़ होगी, फिर आप मेरी अदाकारी के जौहर भी देखेंगे। जाओगी कितना ज्यादा? सबसे अच्छा वाला कौन बजाता है? मैं। घर की बेसमेंट में रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। आप
तो बड़े जदीद जमाने के आदमी हैं, चीजें पुरानी पुरानी रखी हुई सर हैं मैं आपने। भी अब क्योंकि पुराना हो गया हूँ ना इसलिए अपनी ये एज। कितना पुराना पियानो है? ये मेरे ख्याल से एस्टिमेटेड है 1930s का। ये कोई जॉर्ज रॉजर्स एंड सन्स कंपनी थी जो कि यहाँ लंदन पे की, हाँ। लंदन की, जो कि यहाँ पे ये करती थी। तो ये मुझे कैथीड्रल चर्च से मिला है। एक नन थी जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से 40-50 साल रही हैं। ये उनका पियानो था, ये स्टोर में पड़ा हुआ था और वो जा रही थी और वो काफ़ी बूढ़ी हो गई थी। उन्होंने कहा मैंने ये अपना सामान भेजना है। कितना महंगा था उस वक्त? ये कोई 6 साल पहले लिया मैं, 80,000 रुपये का। दोपहर के खाने में उबली हुई सब्जियां और ब्राउन राइस खाए। उन्हें बच्चों से बेइंतहा प्यार है। कॉन्सर्ट्स कम होते जा रहे हैं, आपकी आमदनी भी तो कम हुई होगी। पिछले 10-12 साल से धमाके हमारी किस्मत है और बिजनेस बिल्कुल ठप है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग सरवाइव कर गए। वो बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो कि सरवाइव किए हैं। आमदन बज़ाहिर वाकई कम हुई है। अगर वो 2007-05 में जिस महीने में ज़लज़ला आया था उससे एक महीना पहले, सितंबर या अक्टूबर का महीना था, हमने 17 शोज बजाए थे। 17 शोज इन अ मंथ। तो एवरेज शो के कितनी एवरेज होती? वो उस वक्त कम थे पैसे, लेकिन कहने का मकसद है कि गाड़ियां ऑर्डर कर रहे थे, मोटरसाइकिलें ऑर्डर कर रहे थे, ये भी ले लो वो भी ले लो, क्योंकि प्रोजेक्शन थी कि इतने पैसे आ जाएंगे, ये इतने शोज हो रहे हैं। तो क्या आमदन के और जराए पैदा कर लिए थे? बिल्कुल जी, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक टेलीविज़न शो भी करता था, 2 टेलीविज़न शोज़ किए हैं मैंने। उसके बाद पाकिस्तान आइडल भी किया है। उसके बाद कहीं होस्ट कर लिया, कहीं पे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला ली। मैं हर किस्म के काम, एक काम से जो है यहाँ पे सरवाइव करना इस मुल्क में बहुत मुश्किल है। मुल्क के टॉप आर्टिस्ट हैं, हिस्से लतीफ़ भी रखते हैं, निस्वानी हुस्न में क्या पसंद है? सर बराज साहब, ये तो आप जो है ना फटे वाली बात करें। बड़ी मुश्किलों से शादी हुई 42-41 साल की उम्र में, और हिस्से लतीफ़ तो मेरे ख्याल से हर इंसान के अंदर होती है। और नस्वानी हुस्न तो जैसा कि आपको पता है कि दुनिया का जो हुस्न है वो औरत की ज़ात से ही उसकी कायनात के अंदर कुछ रंग है। वो कौन सी चीज़ है जिसको आप हुस्न का मयार समझते हैं? मेरा ख्याल से जो औरत के अंदर जो जाज़िब नज़र होना, तो वो कहते हैं ना जी, लुक्स तो दे फेड अवे, लेकिन जो औरत का जो कॉन्फिडेंस होता है वो किसी भी शोबे में वो ताल्लुक़ रखती हो, वो अगर अपने दस्तरस रखती है उसके ऊपर, उसका कंट्रोल है, तो मेरे ख्याल से दैट्स वेरी अट्रैक्टिव। बहुत रूज देखा, एक ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा कितनी सहेलियां बनाई? ओए होए, सवाल को गोल ही कर दें आप। 1 दर्जन मोहब्बतों का तो हमें भी इल्म है, इश्क और फ्लर्ट में फर्क क्या होता है? सर आपकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो है ना वो इनकम्प्लीट है। 1 दर्जन जो आपने पता कर लिए हैं वो शायद हमने खुद ही डिस्क्लोज किए हैं टू थ्रो यू ऑफ। कहते हैं ना, डिसइंफॉर्मेशन इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ It's as a tactic used by intelligence agencies all over the world. तो क्या इससे ज्यादा है? जी जी इंशाल्लाह। इश्क और फ्लर्ट में क्या फर्क समझ? इश्क और फ्लर्ट में बहुत फर्क है। फ्लर्ट तो आप इंसान किसी के साथ भी कर सकता है, एक इंसान की नेचर है। किसी भी जाज़िब नज़र हसीन औरत को देख के उसका दिल मचलता है। इश्क जो है वो एक ये एक और कैफियत का नाम है, और लोग इश्क हकीकी की बात करते हैं, जो खुदा से मोहब्बत की बात होती है। हमें तो जो इश्क है वो उसकी डेफिनेशन जो है अपने बच्चों में नजर आती है, और अपनी माँ के साथ जो था वो सही इश्क था। जो जवानी में
इश्क जिसको समझते थे कि इश्क फरमा रहे हैं जी, बड़े मियाँ इश्क फरमा रहे हैं, वो समझ लें कि लाउबालीपन था। और मेरे वालिद साहब एक बड़ी मजे का बात कहते थे, बल्कि बड़ी मशहूर बात है कि दिल गधी भी आ जाए तो परी क्या चीज़ है। वो मैंने उनको एक दफ़ा बताया बचपन में कि बट साहब मैंने कुड़ी नाल इश्क हो गया, उन्हें कहा पागल हो गए, वो दी शक्ल में मैं क्या चीज़ है। कहने हाँ जी, दिल गधी भी आ जाए तो परी क्या चीज़ है। आई कुड नेवर फॉरगेट दैट। इट वाज बड़ी मजे। और फिर एक और वो बात बड़ी मजे की कहा करते थे कि रब दवे अकल ते सोचा ही सोचा, रब दवे अकल ते सोचा ही सोचा, ते जे ना दवे ते मौजा ही मौजा। हैवी बाइक्स चलाने का जुनून है, शोरूम पहुंचे। आप ज्यादातर स्पीड बाइक्स नहीं चलाते, नहीं, हैवी बाइक चलाते हैं, बट ट्रैवलिंग वाली। ये जो स्पेशल काइंड ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं, इनको कहते हैं एंड्योरोस। कहते हैं द फन स्टार्ट्स वेयर द रोड एंड्स। जहाँ रोड खत्म हो गई और आप कच्चे पे, पहाड़ों पे, बर्फ में, पानी में, दरिया में, सामान भी लादा हुआ है इसके ऊपर, चाइना होके आ जाएं इसके ऊपर आप। ये बड़ी खतरनाक होती हैं हैवी बाइक्स, बड़े मुहिम जो लोग ये इस्तेमाल करते हैं। ये रेसिंग मोटरसाइकिलों से तो कम खतरनाक हैं। रेसिंग वाले तो बहुत खतरनाक। हाँ, वो तो सिर्फ स्पीड मॉन्स्टर है ना, स्पीड पे चलाए हैं हमने, बस किक मारनी है। हमारा आइडिया होता है कि हमें कोई ऐसा इलाका देखना होता है, कोई ऐसी जगह देखनी होती है। आप कहाँ कहाँ दुनिया में गए हैं? मैं मोटरसाइकिल पे तो पूरा पाकिस्तान समझ लें घूम लिए। पिछले साल चाइना गया हुआ था मोटरसाइकिल पे, टकला मकान डेजर्ट। हर जगह फिर मुख्तलिफ खाने खाते हैं? हाँ, वहाँ पे वैसे सिर्फ दुबई मिलता है। इसकी कितनी कीमत है? ये सर नई तो कोई होगी 20-22 लाख रुपए की। आमतौर पर लोग हैवी बाइक्स वालों से डर जाते हैं। यूरोप में भी मैंने देखा है कि वो बड़े मुहिम जो नडार और बाज़ औक़ात गैंगस्टर्स भी होते हैं और कहते हैं कि बस एक दफ़ा गिरे तो फिर हाथ पाँव आपका गया। क्या वाकई ऐसा है? ऐसा है, लेकिन ये है कि सूट वगैरह जो है, जो प्रोटेक्शन गियर आपका है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप सूट वगैरह पहने, जो कि उसमें गर्मी बड़ी लगती है, उसको पहनना बड़ा मुश्किल काम है। जूते यहाँ तक है, नी पैड्स, ये तो आप गिरे तो फौरन आपकी डेथ वाकई नहीं होगी। मोटरसाइकिलें डिफरेंट क्लासेस की मोटरसाइकिलें होती हैं। वो जो गैंगस्टर, जो हार्ली डेविडसन वाले जो हैं, जो क्रिमिनल्स भी होते हैं, वो और माइंडसेट ही और है। फिर रेसिंग वालों का माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है। वो चाहते हैं कि बस हम रेस लगाएं, यूं कट मारते हुए ट्रैफिक में से गुजरते जाएं। ये जो क्लास ऑफ मोटरसाइकिल है, ये वो लोग हैं जो कि आप जिनको शहर के अंदर कभी नहीं देखेंगे। ये देखें, इन मोटरसाइकिल वालों को आप शहर के अंदर कभी नहीं देखेंगे। ये हमेशा आपको कहीं दूर तो किसी ये जंगल, फकीर मलंग जैसे, ये मलंग टाइप के लोग होते हैं। ये जो उनको एडवेंचर का शौक है। एडवेंचर मीन्स के घर से बाहर निकले, 3000 किलोमीटर दूर जाएं घर से, और अब आपको घर वापस आना है। ये तो इधर से गए, कॉफी शॉप पे गए, 2-4 लड़कियों के सामने जू जू किया है, हमारे सामने करके गया ना अभी, बस उनका यही शौक है। हम तो सुबह 3:30-4 बजे निकलते हैं, शहर में कभी नजर ही नहीं आएंगे आपको। हाईवेज हाईवेज हाईवेज, और रात शाम तक हम पहाड़ों में होंगे। जैकेट, हेलमेट और पूरी सेफ्टी किट पहनकर बाइक चलाई। उन्होंने अपना गिटार स्कूल बना रखा है। गिटार स्कूल के इंतजामी अमूर उनकी बीवी फरीहा अली देखती हैं। सलमान अल्बर्ट साहब, आप ये बताएं कि एक बच्चा जो देख भी नहीं सकता था, उसने भी अभी ड्रम बजाया। जी।
तो किस तरह से आपने उसको ये सिखाया? ये मेरे लिए भी काफ़ी डिफरेंट एक्सपीरियंस था। फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ इस तरह हुआ कि यानी एक स्पेशल चाइल्ड को मुझे सिखाना। मुझे एक नया तरीका अडॉप्ट करना पड़ा कि मुझे साउंड्स खुद मुंह से बीट्स बजा के, लाइक आई वुड से चलो ये बजाओ दिक दिक्ता दिक दिक्ता दिक दिक्ता दिक दिक्ता, और वो सिर्फ सुन के ये इस चीज़ से वो जो है वो बीट्स पकड़ता है। ये आगा मेर अली है। आगा जी मेरा बेस्ट स्टूडेंट है और सबसे शैतान वाला भी। जी आगा जी, आप बताएं, आप कितना एंजॉय करते हैं म्यूजिक को, क्या पसंद है आपको, क्यों आए हैं इस लाइन में? मुझे ड्रम्स का बहुत शौक था, इसलिए इसके अंदर बड़े ज़्यादा वो होते हैं पीसेस, जैसे कि 1 2 3, फिर हम उनके साथ जॉइन करके बना सकते अपनी बीट कोई सी, जैसे कि हाई हैट्स, टॉम 1 टॉम 2 टॉम 3, स्नेयर ड्रम्स, ये क्रैश सिंबल, मज़ा आता, लाउड भी होता है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। Let's play it again and then try to sing it also. छोटे बच्चों को पियानो सिखाया जाता है। चलें, वेरी गुड। बच्चों के साथ मिलकर गिटार बजाया। शादी कब और कैसे हुई? गन पॉइंट पे वालिद साहब ने कहा कर ले, शादी नहीं थे। अच्छा, बड़ी अजीबोगरीब धमकियां कराई हैं। पहले कोई लव अफेयर तो चल रहा होगा ना? शादी तो पहली थी ना, हमें क्या पता था कि ये होता है। लव अफेयर में तो बंदा भाग जाता है, जब मर्जी करके कोठे तो छाल मारी दौड़ गया, दूसरे शहर चला गया, बस पड़ी, पार्टी उतर गया जाके अगले चौक। कितना अरसा लव अफेयर चला? लव अफेयर लव अफेयर चल रहा है अभी, यानी कि आपको मतलब खत्म हो गया? नहीं, शादी से पहले का। शादी से पहले बस अंडरस्टैंडिंग होती है, लव अफेयर बच्चों के बाद होता है। लड़ाई किन बातों पर होती है? हर बात पर। कौन ज्यादा लड़ता है? मैं, ये बोलते ज्यादा है, फिर मैं बोलती हूँ। फैन लड़कियों के फोन वोन आते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कभी कभार कहती हूँ कि जरूर आए, निकलो जाओ कुछ करो, लेकिन नहीं। हमारी लड़ाई होती है कि चिप्स ना खाओ, चॉकलेट नहीं खानी, चॉकलेट देख लिया, रैपर देख लिया। बच्चों के लिए ज्यादातर, इनके लिए नहीं, ये जो मर्जी खाएं। नहीं, बच्चे नहीं, बच्चों को नहीं खिलाना चाहते। बच्चे तो वैसे भी नहीं, मैं भी नहीं। तो घर के अंदर अगर ये सब चीजें चल रही हैं तो फिर बच्चे खाएंगे। फिर मैं कहती हूँ मैंने छुपाया हुआ था, नहीं खा रहे, वो इस तरह की बातें होती। कोई हमारी माशाल्लाह से ऐसी कोई लड़ाई होती नहीं है। बतौर शौहर कैसे हैं? लड़ाके, बेफिक्रे, कैसे? खाओ पियो, क्या कैसे हैं? खाओ पियो बिल्कुल, आप देख रहे हैं कश्मीरी हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र आजकल है डाइट जी, पर डाला हुआ है, आपने देखा not है everyone लंच पे is क्या खा रहे हैं। perfect। तो बस अब मैंने कहा कि अब ये जो है रॉक स्टार वापस बन जाओ, बहुत हो गई। आप पहले कराची रहती थी? कराची भी, लाहौर, दोनों शहरों से। लाहौर आके कैसा लगा? सेटल हो गई? हाँ, कुछ पहले ज़्यादा सेटल थी जब मैं रहती थी यहाँ पे। मुझे मज़ा आता था, सारे पुराने दोस्त थे। वो कोई 12 साल की नौकरियाँ करने के बाद जब मैं वापस लाहौर आई तो थोड़ा सा कुछ सांस बंद हुआ कि ये क्या हुआ है मेरे साथ। अब मुझे दिमाग में वो था कि वही होंगे हालात जो पहले होते थे लाहौर में। बड़ा मज़ा आता था, बहुत अच्छा टाइम गुजारा है। इनकी सबसे अच्छी बात क्या है और खामी क्या है? बच्चों से जो ये प्यार करते हैं ना, जिस तरीके से मैंने नहीं देखा कि कुछ भी वो शो भी कर रहे होंगे ना, तो कॉन्सर्ट के बीच में से मियाँ एला पपियाँ करा रहे होंगे लोग, उठा उठा के बच्चे उनको करा। नहीं तो रॉक स्टार का एक इमेज होता है कि लड़कियां पागल हो रही हैं, अली अजमत, और ये वो कह रहे हैं बच्चा 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 मुझे पकड़ा दो स्टेज के ऊपर। तो ये बात मुझे बहुत इनकी एक पसंद है। खामी क्या है? जिस चीज के पीछे पड़ जाए उसको छोड़ते नहीं है। जिस चीज क्या, लड़की के पीछे या किसी और? आप लड़की तुसी लड़ाई जरूर करानी है मेरी, हैं? मैं लड़कियों के बार-बार जाके शादी की है, लड़कियों का चक्कर इनके अंदर से, मतलब वो एक
क्या कहते हैं पंजाबी में, पता नहीं इसके क्या ठरक निकल गई, मुझे ये लगता है। वैसे आप नजर रखती हैं? सारी बातें, बीवी हूँ नजर ना रखूं पता नहीं चलने देती, लेकिन नजर हमेशा होती है। कहते खिलाओ सोने का नवाला, लेकिन देखो शेर की निगाह से। किन्हें क्या पसंद है खाने में? खाने में ये सब खा लेते हैं, सब्जियां पसंद है, दाल चावल में बहुत खुश रहते हैं, रेड बीन्स लोबिया वो हर चीज़ खा लेते हैं। चिकन नहीं पसंद। ये वाहिद आदमी है कि मैंने देखा है कि ही इज़ नॉट फसी अबाउट फूड। किसके बारे में फंसी हैं? नहीं, बहुत आसान आदमी है, हाँ आसान आदमी है, पर वो कुछ जो आप भी मेरे बारे में कह दें, बड़ा ऊंचा जो बोलते हैं ना, वो मुझे बस जरा मैं हो जाती हूँ, अरे भाई बच्चे बैठे हैं आहिस्ता बोलो, ओ पंजाबी स्टाइल से बात, बस उसके अलावा और माशाल्लाह से ऐसी कोई बात नहीं है। आपको अप्रिशिएट करते हैं? हाँ असल में चक्कर है कि हम सारी उम्र रहे हैं अकेले, हाँ। तो कभी उस किसी तरह होटल से में खाया, appreciate कभी इस नहीं होटल करते में। कि मैं कहूँ कि मुझे, लेकिन मेरा भी नेचर ऐसा नहीं है कि मैं भी थोड़ी अच्छा बस कमसन आर्टिस्ट आगा मीर अली ने तेज बीट के साथ ड्रम बजाकर सबको दमबखुद कर दिया। सलमान अहमद हों या इब्रारुल हक, सब सियासी हो गए, आप इतने गैर सियासी क्यों हैं? मैं इसलिए गैर सियासी हूं कि मुझे जमहूरियत से नफरत है। इट इज मोनोपोली डिस्गाइज एज ए डुओपोली, कि जी ये डुओपोली है, कोई फिक्र की बात नहीं है, दो डिफरेंट पार्टियां हैं, वो और वो, इसको लें या इसको लें। तो आप एहतसाब के हामी हैं? मैं हामी हूँ चित्रौल की, स्पेशली पॉलिटिशियंस के, जो कि हमें लूट के खा रहे हैं। ये हर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक ही चीज़ है। अगर आप चाइनीज स्टाइल गवर्नमेंट ले लें, जो कहते हैं ना वन पार्टी रूल, वन पार्टी टू रूल देम ऑल, उसमें क्या है, एक पार्टी हेड है, उसके नीचे पूरी उनकी जो कबीना, क्या करें? सोशलिज्म, कम्युनिज्म, परहैप्स अ हाइब्रिड ऑफ ऑल सच थिंग्स। आपको क्या पता कि आपकी ये जो डेमोक्रेसी जो बेचती है चीज़ें, जो मेरे घर में जो चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी की आती हैं, वो मेरा खून खौलता है उनको देख के। जी कैसे? आपकी जो फूड इंडस्ट्री है वो प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं बेच रही। आप फलाना चिप्स उठा ले या फलाना जूस उठा ले, इट्स ऑल केमिकल। सो यू पुट केमिकल इन योर बॉडी, यू पुट प्लास्टिक इन योर बॉडी, यू आर नॉट अ ऑर्गेनिक बीइंग एनी मोर, आप अब एक केमिकल बीइंग बन चुके हैं। कारपोरेट अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, यहाँ जो जो चीज़ें बनती हैं सबके खिलाफ है। इस नापसंदीदगी में मैं अकेला नहीं हूं, ये हजारों लाखों नहीं, अब बल्कि अरबों लोग इस चीज को टैप कर चुके हैं। क्या करें फिर, क्या हल क्या सर, ये तो पूरा सिस्टम शेक। आप देखें, अब मुझे बहुत कम उम्मीद है कि अब ये ठीक हो सकता है, क्योंकि जो आपकी हुकूमतें हैं, आपकी गवर्नमेंट हैं, जो आपके पॉलिसी मेकिंग वर्ल्ड बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशन, तो नेटो, तो IMF, तो वर्ल्ड बैंक, ये सब चोर के बच्चे हैं। ये सब बिकाऊ क्या, ये पावरफुल लोगों ने ये ऑर्गेनाइजेशंस बना दी हैं, अब उन्होंने हमारे सर पे मुसल्लत कर दी हैं। अब आपको यू हैव टू अबाइड बाय इट। देयर इज नॉट मच ह्यूमैनिटी लेफ्ट इन अस। वी आर नॉट बायोलॉजिकल क्रीचर्स फॉर श्योर। नाम है बैंक में पैसे रखना। आप बैंक में पैसे नहीं रखते? कहाँ रखते हैं? खा जाना, पोटली बना के। पोटली जिन्हें छड़ दे ही नहीं ऐसी, जो है खा जाते हैं। बैंकिंग सिस्टम पे यकीन नहीं रखते?
रिबा कहते हैं सूद हराम है। आपके रिलीजन में भी है कि, और हम भी नहीं, चलो जीसस क्राइस्ट ने भी यही बोला है कि ये क्या सिस्टम है, ये जो यूजरी है, इट्स अ बिगेस्ट क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। आप सूद की वजह से बैंक में पैसे नहीं रखते? ना मैं किसी से सूद लेता हूँ, ना किसी को सूद देता हूँ। मेरे जो अकाउंट हैं वो सूद के बगैर वाले हैं। वो अपनी ट्रांजैक्शन फ़ीस वगैरह जो लेते हैं। मैं बैंक में 5, 6, 8, 7 लाख रुपए जो मेरे खर्चे के पैसे होते हैं, जो बिल जाने होते हैं, जो बच्चों की फीसें जाने होती हैं, बाकी जो पैसा आया खा पी जाने हैं। इनके पास रखने का क्या फ़ायदा? ये तो पैसे उनके हैं, आपके थोड़ी हैं। कल आपके पास 10 करोड़ रुपये और जाएगा, मुझे यार 10 करोड़ रुपये का चेक दिखाए, दे दो मुझे, देखें क्या करते हैं आपके साथ। क्या कहेंगे? मैं तो शुक्र करो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं गए। नहीं आते बढ़िया। सीरियसली आपको पैसे, मैं उस दिन पता नहीं कोई ज़मीन ले रहा था, तो मैंने 44 लाख रुपए कहीं से आया, तो पेमेंट इसी के लिए आई थी। तो मैंने वो अगले दिन बैंक में जाकर मुझे इसका डिमांड ड्राफ्ट बना दें, जो मैंने अगले जिस बंदे को देनी है पेमेंट दे दूँ। मुझे कराची हेड ऑफिस से फ़ोन ना आ गया बैंक के, सर ये क्या कर रहे हैं आप, पैसे निकलवाई जा रहे हैं, कब जमा कराएंगे वापस आप ये पैसे? ऑलमोस्ट धमकी कि वापस दे, तू कितने, तेरे पैसे तो नहीं गए बेटा, चल ठीक है थोड़ी देर से ले फिर वापस कर दे। मैंने कहा हद नहीं हो गई यार। पाकिस्तान में तो रवाज चल निकला है कि हर मशहूर आदमी ने, हर सेलिब्रिटी ने NGO बना ली है और मुख्तलिफ जगह जाकर डोनेशंस लेते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं। आपने कोई ऐसा इरादा नहीं बनाया? सर इरादा तो बड़ी दफ़ा बनाया है, लेकिन ज़मीर ने आगे से चपेड़ें कराई। मैं समझता हूँ कि ये काबिले तर्स है। जिन्होंने फलाई तंजीमें बनाई हैं, गुलकारों ने, मेरा मतलब कि मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता। दे डोंट रियली हैव फेथ इन देयर ओन आर्ट। एक आर्टिस्ट के लिए तो यही बहुत बड़ा है। मैं ये स्कूल चला रहा हूँ जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, और मैं हर महीने इसमें 50,000, 80,000, लाख रुपया नुकसान मुझे हो रहा होता है जो मैं डालता हूँ। तो मेरी NGO यही है, लेकिन मैं कहीं जाके ये नहीं कहता मुझे डोनेशन दे दें जी, मैंने स्कूल चलाना है। जो मैं बातें करता हूँ ये NGO ही है ना, तो मुझे तो कोई रुपया नहीं देगा जिस तरह की बातें मैं करता हूँ। मैं तो हर एक बंदे के खिलाफ हूँ। मैं केमिकल इंडस्ट्री के खिलाफ हूँ, मैं फूड इंडस्ट्री के खिलाफ हूँ, मैं आपकी अनऑर्गेनिक जो खाना आपका जो उगता है, मुझे वो ये पहले ज़माने में जाते थे, मज़ेदार कीनू मिलते सन, मज़ेदार सेब मिलते सन, जी चाइना तो आया, मैं अदोते वो झल्ली सी चढ़ी हुई है, इन्ने का तो अमरूद नहीं होना जिन्हें उन्होंने झल्ली चढ़ा दिया होते। तो ये तो भाई काम मुझे ठीक नहीं लग रहा, और आप खाएं उसको तो फीका। ऐसा ही है कि नहीं? सही। आपकी पाकिस्तान के अंदर सबसे अच्छा फ्रूट, सबसे अच्छा, तो ये NGO है, हमारी बातें हमारी NGO है। मल्टी टैलेंटेड है। अगर आप गुलकार ना होते तो क्या होते? पांड। सर और तो मुझे कोई नहीं बात समझ आती, यहाँ मैं कसाई होता या पांड होता। नौकरी तो नहीं मैं कर सकता था। मैंने वो 3 दिन नौकरी की भी एक जगह पे, और तीसरे दिन बस बाहर निकला हूँ उनके सबसे हसीन गमले उठा के तोड़ के, और अपनी टाई उतार के उसी मिट्टी के अंदर मसल के तो आ गया। और मेरे जैसा बंदा जो है, वो मेरा बाप भी मेरी तरह ही था, वो नाखुश ही रहा सारी उम्र, क्योंकि दुनिया कहती थी काम करो जाओ, और तो कोई तरीका नहीं है। अंदर का जो आर्टिस्ट था, जो अंदर का गुबार था, वो कभी निकल ही नहीं सका। जो भी होता यही होता, फ्रस्ट्रेटेड होता शायद। गली के कोने में बैठ के, अनारकली बजा के, किसी थड़े पे बैठ के, किसी मंजे पे बैठ के तेल चसवा रहा होंदा, और अपने दिल की फ्रस्ट्रेशन किसी लेसर अकलमंद बंदे उन्हें सुना रहा होंदा, हाँ डॉक्टर साहब बड़ी गल्लां करते हैं। ऐसा ही होना सी, और की होना सी। अपने अलावा भी कोई गुलकार पसंद है? नुसरत फतेह अली खान साहब तो थे ही। रिसेंटली मुझे नूरजहान लड़ गई, सारी उम्र सुनते थे और कोई रिएक्शन होता था उससे, क्योंकि मेरे बाप, मेरे चाचे, मेरे आसे पासे जितने भी लोग थे नूरजहान करते थे। मैं कहता मुझे नहीं, आई डोंट गेट चार्म, यू नो, गोइंग अप। हम थोड़े से वेस्टर्नाइज टाइप के म्यूजिक में पड़ गए। तो मैडम नूरजहां की क्या चीज़ पसंद आई आपको? उनकी वॉइस क्वालिटी, उनका सुर माशाल्लाह। मैंने बड़े होके बुढ़ापे में समझ लें कि जब उसको मैंने गौर से पढ़ा है तो समझ आई कि भाई वो तो कुछ और ही लेवल है। जो गुलकार बॉलीवुड में चले गए, वो हिट हो गए, उन्होंने पैसे भी कमाए, आप क्यों ट्राई नहीं करते? मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि मुझे वीज़ा नहीं देते, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा सा मुँह फाट हूँ।
वहाँ भी जाके बातें करता हूँ, बोल देता हूँ जो मेरे दिल में होता है। तो अगले भी ये रखते हैं, हम भी वो इतने कंफर्टेबल नहीं रहे अब, ठीक है। हाँ, अपने दोस्तों को मिस करते हैं, वो हमसे मिलने इधर आ जाते हैं। थैंक यू सो काइंड।